से स्टार्टिंग में सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, केपलर्स लॉस रहेगा। अभी केपलर्स लॉस कितने हैं, टोटल 3 लॉस है। फर्स्ट लॉ किसके बारे में है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में है। इसके बाद सेकेंड जो लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वल एरियाज के बारे में है। और थर्ड लॉ किसके बारे में है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड के बारे में है। ओके, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या बोलता है, एवरी प्लैनेट revolves in an elliptical orbit और सन कहां पे रहता है, सन इज एट द फोसाई। ठीक है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट द फोसाई। इसका क्या मतलब है, देखो कि अगर हम लोग ने क्या किया, एक एलिप्स बनाया, एलिप्स का शेप क्या रहता है, एक एक्सटेंडेड सर्कल रहता है। तो इसको एलिप्स को कितना सेंटर्स रहता है, 2 सेंटर्स रहता है। और ये सेंटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोसाई बोलते हैं। सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग, फोसाई। सन कहां पे रहता है, सन रहता है एक फोसाई पे, और प्लैनेट किस में घूमता है, एलिप्टिकल पाथ में घूमते रहता है। प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में घूमते रहेगा और अपना सन कहां पे रहेगा, सन रहेगा एट वन ऑफ द फोसाई। ये हो गया अपना फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। इसका मतलब क्या है, द रेडियस वेक्टर, ठीक है, रेडियस वेक्टर, या फिर इसको तुम लोग के टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सन टू द प्लैनेट। ओके, रेडियस वेक्टर का दूसरा मतलब क्या है, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, अभी इसका क्या मतलब है, फर्स्ट चीज हम लोग वापस ये डायग्राम जरा बना देते हैं। यहां पे क्या रहेगा, 2 फोसाई रहेगा, एक फोसाई पे कौन रहेगा, सन, प्लैनेट कहां पे रहेगा, यहां पे। अभी क्या बोल रहा है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सन टू द प्लैनेट। ठीक है, तो ये रहेगा अपना लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सन टू द प्लैनेट। अभी यहां पे क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद प्लैनेट यहां से कहां जाता है, यहां से यहां पे आता है। तो ये क्या होता है, ये जो लाइन है ये कुछ एरिया कवर करता है, ये जो लाइन है ये क्या करता है, एरिया कवर करता है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट यहां पे है, तो ये प्लैनेट को सपोज कितना, यहां पे 5 सेकेंड्स लगता है, तो ये प्लैनेट को यहां से यहां जाने को कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड्स लगेगा। और ये भी क्या करेगा, एक एरिया कवर करेगा। तो ये दो जो एरियाज आ रहे हैं, एरिया 1 और एरिया 2, ये दोनों एरियाज क्या है, इक्वल है। कब इक्वल है, जब हम लोग का टाइम इंटरवल क्या रहता है, सेम टाइम इंटरवल 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड। एरिया क्या रहेगा, ये लाइन स्वीप करने वाला एरिया क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा। ये हो गया लॉ ऑफ इक्वल एरिया। थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, न्यूमेरिकली लिखते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका मतलब क्या है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ये साइन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
क्यूब ऑफ, टू द क्यूब ऑफ क्या रहता है, मीन रेडियस। ओके, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन रेडियस। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अभी इसका क्या मतलब है, देखो अभी जरा समझा देता हूं। देखो इसका क्या मतलब है, एकदम सिंपल है। देखो अभी यहां पे क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या, सपोज एक प्लैनेट यहां पे है, उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को जो टाइम लगता है वो टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसका डेफिनेशन क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ओके, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, प्लैनेट को एक सर्कल में कवर, मतलब एक सर्कल मतलब ये डिस्टेंस कवर करके वापस अपने जगह पे आने को जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग क्या करें, सपोज ये एलिप्स का जो एरिया आ रहा है, ये एलिप्स का एरिया आ रहा है 100। हम लोग क्या करते हैं, ये एलिप्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये एलिप्स को कन्वर्ट करते हैं सर्कल में, जिसका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। जिसका एरिया क्या रहेगा, सेम, मतलब इधर क्या रहेगा, 100 रहेगा। अभी यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, यहां पे अगर हम लोग का सन यहां पे है और प्लैनेट यहां पे है, तो रेडियस यहां से यहां क्या रहता है, ज्यादा रहता है। चलो इसको R1 लेते हैं। और अगर प्लैनेट यहां पे है तो यहां पे रेडियस क्या रहता है, क्लोज रहता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, दो डिफरेंट रेडियस आ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, दो डिफरेंट रेडियस हो रहा है। मतलब यहां पे क्या रहेगा, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सर्कल में तो सिर्फ एक ही सेंटर रहता है, तो ये सेंटर में हम लोग अज्यूम क्या करते हैं, कौन रहेगा, सन रहेगा। और ये प्लैनेट कहां पे रहेगा, यहां पे। अभी प्लैनेट चाहिए यहां पे रहने दो, प्लैनेट चाहिए ऊपर रहने दो, नीचे किधर भी रहने दो। रेडियस क्या रहेगा, रेडियस रहेगा सेम। तो ये जो कंसेप्ट है इसको क्या बोलते हैं, मीन रेडियस। तो क्या बोल रहा है कि प्लैनेट को एक सर्कल कंप्लीट करने को जो टाइम लगता है उसका जो स्क्वायर आता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो रेडियस आ रहा है उसका क्या, क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का स्टेटमेंट पहले आपको समझाता हूं। एवरी ऑब्जेक्ट attracts other object with a force which is directly proportional to the product of the two masses, object proportional to the product of masses of two objects and inversely proportional to the square of distance between two objects। ओके, अभी ये क्या बता रहा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, चलो हम लोग बनाते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट, इसका मास रहेगा m1, इसका मास रहेगा m2। ये m1 क्या करेगा, ये m2 को उसके पास खींचेगा। ये m1 क्या करेगा, ये m2 को उसके पास खींचेगा। किसके साथ, एक फोर्स के साथ। किसके साथ, एक फोर्स के साथ। यहां पे क्या लिखोगे, F21। F21 का मतलब क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन टू बाय वन। F21 का मतलब क्या है,
फोर्स अप्लाइड बाय 2 ऑन बाय 1, ठीक है। तो ये जो फोर्स है F21, आगे पढ़ो, विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या, दोनों ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्ट के साथ, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। तो ये बॉडीज के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना लेते हैं, डिस्टेंस d लेते हैं। इससे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। देखो वापस समझाता हूं, एवरी ऑब्जेक्ट M1 अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट M2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा विथ अ फोर्स, ठीक है। ये फोर्स क्या है, F21। F21 को आप कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन 2 बाय 1। ये फोर्स ऑन 2 बाय 1 क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस मतलब क्या, दोनों जो मास मतलब ऑब्जेक्ट्स है, उनका जो मास है, उनका मल्टीप्लीकेशन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन आएगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इज d, उसका क्या लेंगे हम लोग, स्क्वायर। ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, ये दोनों को कंबाइन करना। कंबाइन किया तो क्या होएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन क्या आएगा, d स्क्वायर आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालने का रहेगा तो क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, और यहां पे आएगा G M1 M2 अपॉन d स्क्वायर। ये G का मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये G का मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स, अभी सेंट्रीपेटल फोर्स का डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, the body experiences a force towards the center। experiences a constant force लिखना, experiences a constant force towards the center। when a body moves in a circular path, the body experiences a force towards the center। this force is known as centripetal force। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r रहेगा। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r। m क्या रहेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, r क्या रहेगा, r रहेगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अभी इसका क्या मतलब है कि मैं सपोज एक स्ट्रिंग अटैच किया है एक बॉडी पे, और इसको क्या कर रहा हूं, मैं एक सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूं। तो क्या होता है, ये जो बॉडी है इसको क्या मिलता है, एक फोर्स मिलता है सेंटर के तरफ। ये बॉडी को क्या मिलता है, एक फोर्स मिलता है सेंटर के तरफ। तो ये जो बॉडी है इसका सेंटर से रेडियस कितना है r, इस पे फोर्स कितना अप्लाइड है F, इसका मास कितना है m, और ये कितने वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी के साथ। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, mv स्क्वायर अपॉन r। अभी वैल्यू ऑफ g एकदम सिंपल है, हम लोग चालू किससे करते हैं, g का मतलब क्या है, g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हम लोग ने स्टार्टिंग किससे किया था, फोर्स के फॉर्मूला से किया था।
ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू फॉर्मूला क्या रहता है? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर रहता है, ठीक है। या फिर हम लोग ने लिया था डी स्क्वायर लिखा था, टेक्स्ट के हिसाब से जाते। अभी हम लोग क्या अज्यूम करते कि ये अपना क्या है, अर्थ है जिसका मास है m, मतलब m1, और एक छोटा सा इधर एक एप्पल है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जी ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? अर्थ अप्लाई कर रहा है किस पे? एप्पल पे। तो यहां पे क्या आएगा? m, और इधर क्या आएगा? स्मॉल m अपॉन क्या आएगा? डी स्क्वायर आएगा। अभी हम लोग को फोर्स का भी फॉर्मूला मालूम है। फोर्स क्या रहता है? मास इंटू एक्सलरेशन। लेकिन यहां पे एक्सलरेशन कौन दे रहा है? m इंटू जी, मतलब ये g रहेगा एक्सलरेशन। यहां पे देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सलरेशन, लेकिन एक्सलरेशन कौन है यहाँ पे? g। तो फोर्स के बदले क्या लिखोगे? फोर्स के बदले लिखोगे m इंटू जी, मतलब ये छोटा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? अर्थ के तरफ क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है एक g के साथ। अभी क्या होएगा? ये स्मॉल m और ये स्मॉल m क्या होएगा? कैंसिल आउट होएगा। g इक्वल टू क्या रहेगा? जी एम अपॉन डी स्क्वायर रहेगा, और इसका वैल्यू क्या रहेगा? 9.77 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें ये जी एम ये सब और ये जो डी स्क्वायर है मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू बाय आउट करना पड़ेगा, ठीक है। डी क्या रहेगा? डी रहेगा अर्थ के सेंटर से लेके ये मास के बीच का डिस्टेंस। डी क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, मतलब अर्थ के सेंटर से लेके, इसको हम लोग लिखेंगे किसी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेरिएशन इन जी। तो अभी ये वेरिएशन इन जी क्या है? तीन तरफ से होता है। फर्स्ट क्या है? अलोंग द सरफेस, ठीक है, अलोंग द सरफेस। तो अलोंग द सरफेस क्या होता है? सबसे पहले चीज ये याद रखने का कि अर्थ क्या होता है? अर्थ एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये क्या होता है? बल्ज होता है। किधर बल्ज होता है? इक्वेटर में, बल्ज एट इक्वेटर। तो इसका जो सेंटर से लेके एंड तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग लेंगे R1, और यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है, इसको क्या लेंगे हम लोग? R2, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोल्स बोलेंगे। तो अगर आपको नोटिस होएगा R1 क्या है? ग्रेटर देन क्या है? R2। R1 क्या है? ग्रेटर देन R2, मतलब यहां से आपको दिख रहा है कि R1 R2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन? G इज इक्वल टू क्या था? जी एम अपॉन क्या था? डी स्क्वायर। यहां पे हम लोग क्या लेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे, चलो आर स्क्वायर लेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट चीज क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशन एट पोल्स। ग्रेविटेशन एट पोल्स क्या होएगा? जी एम अपॉन क्या लेंगे? देखो डिस्टेंस कितना है? R2 स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और हम लोग लेंगे ग्रेविटेशन एट इक्वेटर, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? G1 अपॉन रहेगा R स्क्वायर। अभी R1 क्या है? ज्यादा है। R1 ज्यादा है, क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर R1 ज्यादा रहेगा तो वैल्यू ऑफ G इन इक्वेटर क्या रहेगा? लेस। R2 क्या है? R1 से लेस है, मतलब ये क्या हो जाएगा? कम होएगा। इसका मतलब ग्रेविटेशन एट पोल्स कितना रहेगा? ज्यादा रहेगा। और ग्रेविटेशन एट पोल्स का वैल्यू रहता है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशन एट इक्वेटर रहता है 9.78 मीटर पर सेकेंड। कट करो 9.78, सिंपल है ना। देखो इक्वेटर पे क्या होएगा? लेस होएगा, पोल्स पे क्या रहेगा? ज्यादा। तो आप 9.83 बाय ऐड करो 9.78, 5 का डिफरेंस रहता है। आप एक को याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बस लिख लो मतलब जो भी आपने लिखा है ये सिर्फ एक्सप्लेन किया मैंने।
अभी नेक्स्ट क्या, मैं जरा समझाता हूं। चेंज विथ हाइट। ठीक है, हाइट के साथ क्या चेंज आएगा, तो चलो अभी देखो हाइट के साथ क्या चेंज आएगा। अभी देखो सपोज ये अपना क्या है, अर्थ है। अर्थ के ऊपर क्या है, एक सैटेलाइट है। ठीक है, हम लोग ये अज्यूम करते हैं एक सैटेलाइट है। अब यहां पे क्या होता है, ये जो डिस्टेंस रहेगा ये क्या रहेगा, r1, और ये जो डिस्टेंस रहेगा इसको हम लोग लेते हैं h1 लेते हैं। और एक और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, इधर हम लोग ये लेते हैं। फिर एक और एग्जांपल यहां पे बनाते हैं। ये सेंटर रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा सेम, रेडियस ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं होएगा, तो इसको हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं। चलो, लेकिन यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये एकदम क्लोज है। ठीक है, यहां पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये एकदम क्लोज रहेगा, इसको हम लोग h2 लेंगे। तो g का फॉर्मूला क्या है, g का फॉर्मूला इज gm अपॉन क्या, r स्क्वायर। ये इक्वल टू क्या रहेगा, gm। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, re प्लस h1, और इसका क्या रहेगा, स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कितना रहेगा, re प्लस h1 द होल स्क्वायर। चलो, ये हम लोग g1 लेते हैं, अभी g2 सॉल्व करते हैं। g2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, gm अपॉन r स्क्वायर। यहां भी क्या रहेगा, gm अपॉन re प्लस h2 रहेगा, और इसका क्या रहेगा, स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, अभी देखो यहां पे डिस्टेंस क्या है, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब ग्रेविटी क्या रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेस रहेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेस है। डिस्टेंस लेस है मतलब ग्रेविटेशन क्या रहेगा, ज्यादा। इसका क्या मतलब है, अगर आप अपना एल्टीट्यूड बढ़ाते जाओगे, अगर आप आपका एल्टीट्यूड बढ़ाते जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होएगा, कम होते रहेगा। वापस समझाता हूं, अगर आप अपना एल्टीट्यूड बढ़ाते जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होएगा। ओके, अभी जो थर्ड वाला है, थर्ड टॉपिक है चेंज विथ डेप्थ। मतलब डेप्थ मतलब क्या है, सपोज अपना अर्थ रहेगा, तो हम लोग क्या जा रहे हैं, अर्थ के अंदर जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ के अंदर जा रहे हैं। तो सपोज हम लोग का ये सेंटर रहेगा और ये रहेगा, हम लोग ये डेप्थ के अंदर है। तो जब भी डेप्थ को हम लोग कंसीडर करते हैं ना, हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इसका क्या मतलब रहेगा, ये जो स्पीयर रहेगा ये सिर्फ इतना रहेगा, मतलब ये रेडियस के अकॉर्डिंग रहेगा। और एक समझा देखो, अगर सपोज हम लोग का डेप्थ किधर रहता, यहां पे, और ये अपना सेंटर रहता, तो हम लोग क्या अज्यूम करते कि अपना अर्थ क्या हो गया है, अपना अर्थ श्रिंक हुआ है। इसका मतलब अर्थ का अभी साइज कितना रहेगा, कुछ इतना रहेगा। अभी अर्थ का साइज श्रिंक हो गया मतलब क्या हो रहा है, मास लेस हो रहा है। अर्थ का साइज श्रिंक हो गया मतलब मास क्या होएगा, कम होएगा। हम लोग ये वाले को लेते हैं कंडीशन 1 और इसको लेते हैं मास m1। ये वाले पार्ट को क्या लेंगे, कंडीशन 2, इसको लेंगे हम लोग मास 2। अभी आप यहां पे जब देखोगे आपको क्या समझेगा कि मास 2 इज ग्रेटर देन मास 1, मतलब इसका जो मास रहेगा ये m1 से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या है, g इज इक्वल टू, चलो हम लोग फर्स्ट कंडीशन के लिए लेते, g1 इक्वल टू क्या आएगा, gm1 अपॉन क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, g2 इक्वल टू gm2 बाय r स्क्वायर रहेगा। आप क्या नोटिस कर रहे हो, m2 क्या है, ज्यादा है। m2 ज्यादा है मतलब क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसका मतलब सेकेंड केस में ग्रेविटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वैसे यहां पे क्या हो रहा है, m1 क्या है, लेस है। लेस रहने के कारण फर्स्ट कंडीशन में क्या होएगा, ग्रेविटी क्या रहेगा,
कम रहेगा। इससे क्या समझता है कि आप लोग जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे, मतलब आप लोग आपका डेप्थ इंक्रीज करोगे, तो ग्रेविटी क्या होएगा, ग्रेविटी होएगा डिक्रीज। वैसे ही अगर आप अपना डेप्थ कम लोगे, मतलब कम डेप्थ रहेगा, तो ग्रेविटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ज्यादा डेप्थ रहेगा तो ग्रेविटी क्या होएगा, कम। इसका मतलब क्या है, ये जो जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेप्थ। अभी नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसका नाम है फ्री फॉल। अभी फ्री फॉल का मतलब क्या है, फ्री फॉल का मतलब है अगर सपोज मैंने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एक मैं अज्यूम कर रहा हूं, एक क्या है, स्टोन है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, एक लीफ है, ठीक है, एक लीफ है और एक स्टोन है। अगर मैंने ये दोनों को एक ही टाइम में एक हाइट से रिलीज किया, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि स्टोन क्या होएगा, सबसे पहले रीच करेगा, और जैसे ये जमीन पे पहुंचेगा, लीफ किधर रहेगा, कुछ यहां पे रहेगा। अभी फ्री फॉल क्या बता रहा है, फ्री फॉल में क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ओनली मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस, मतलब अगर ये स्टोन और लीफ सिर्फ ग्रेविटी के बेसिस पे एक्ट करता, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्री फॉल बोलते थे। अभी फ्री फॉल में होता क्या है, फ्री फॉल में होता, देखो अभी देखो, पहले ये समझाता हूं। यहां पे क्या हो रहा है मालूम है क्या, कि ये जो स्टोन है ये कैसा होता है, बहुत जल्दी नीचे गिरता है, लेकिन ये जो लीफ है ये क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे करके नीचे गिरता है। रीजन क्या है, क्योंकि इस पे बहुत सारा फोर्सेस एक्ट कर रहा है। जैसे लीफ नीचे एक्ट करेगा, इस पे विंड एक्ट करेगा, पहली चीज क्या होएगा, इस पे विंड एक्ट करेगा, तो ये लीफ मूवमेंट करेगा। दूसरा चीज क्या है, ये लीफ का जो एरिया रहेगा वो क्या करेगा, एक बायएंट फोर्स देगा। ये लीफ क्या मतलब, इसको क्या फील होएगा, बायएंट फोर्स। अभी बायएंट फोर्स का मतलब क्या है, तुम लोग सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट को, मतलब पानी, जैसे कि एक बॉल को पानी के अंदर डुबाने का ट्राई करो, वो बॉल क्या होगा, सपोज को ऐसा दबा के अंदर डुबाए, बॉल क्या होएगा, एक फोर्स के साथ बाहर ऐसा निकलेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसा दबा के रखोगे, बॉल क्या होएगा, वापस ऊपर जाएगा। और एक इजी एग्जांपल आपको समझाता हूं, कि अगर मैंने सपोज एक बॉल को पानी के अंदर डाला, वो बॉल क्या होएगा, एक स्लो मोशन में जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि वो बॉल पे बायएंट फोर्स एक्ट कर रहा है। क्लियर है, ये लीफ पे कौन सा फोर्सेस एक्ट कर रहा है, सबको समझा। एक कौन एक्ट करता है, विंड एक्ट करता है, दूसरा बायएंट फोर्स। बायएंट फोर्स क्या है, एक अपवर्ड फोर्स है, जो लीफ को क्या करेगा, ऊपर के तरफ पुश करेगा। इसके कारण क्या होता है, लीफ को ज्यादा टाइम लगता है। स्टोन पे विंड का कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि स्टोन का वेट ज्यादा है, प्लस इस पे बायएंट फोर्स कम एक्ट करेगा, क्योंकि इधर एरिया कम है कांटेक्ट का, तो ये वाला एकदम फास्ट गिरेगा। लेकिन अगर मैंने ये बायएंट फोर्स सब्ट्रैक्ट किया, और मैंने क्या किया, ये विंड को सब्ट्रैक्ट किया, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मैंने वैक्यूम में कंडक्ट किया। ये मैंने क्या किया, वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या रहता है, विंड नहीं रहता है, बायएंट फोर्स भी नहीं रहेगा। तो क्या होएगा मालूम है क्या, ये जो स्टोन है और ये जो लीफ है, दोनों का जो टाइम रहेगा इक्वल रहेगा। दोनों का टाइम ऑफ फॉल कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। टॉपिक बचता है हाई टाइड एंड लो टाइड का। तो सपोज ये अपना क्या रहेगा, मून रहेगा। तो मून से क्या होता है, यहां पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम लोग अगर ग्रेविटी को अगर बताएंगे तो कैसे आएगा, यहां पे ग्रेविटी ज्यादा रहेगा। पोल्स पे क्या होएगा, पोल्स पे मून से अर्थ का जो डिस्टेंस है क्या है, ज्यादा है। इसके कारण यहां पे ग्रेविटी क्या रहेगा,
लेस रहेगा, यहां पे ग्रेविटी क्या रहेगा, लेस। लेकिन मून के जो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड है वहां पे भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा रहता है। तो वापस समझाता हूं, मून के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जो एरिया रहेगा, जैसे कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, यहां पे क्या होएगा, हाई टाइड होएगा, यहां पे क्या होएगा, हाई टाइड। इसका मतलब क्या है कि जो पानी रहेगा उसका लेवल क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, उसका लेवल क्या रहेगा, बहुत ज्यादा। ये तुम लोग ने नोटिस किया रहेगा कि अगर सपोज ये मेरा बीच है, यहां तक पूरा क्या है, मिट्टी है, मतलब सैंड है। हाई टाइड पे क्या होता है, पानी का लेयर कुछ यहां तक आ जाता है। ये आप लोग ने देखा रहेगा ना, हाई टाइड में नोटिस किया रहेगा, बीच पे कभी कभी पानी बहुत ऊपर तक आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं। लेकिन लो टाइड पे क्या होता है, पानी वापस पीछे सरकता है, तो हम लोग को वापस क्या मिलेगा, वही सैंड मिलेगा। तो यहां पे जो पॉइंट है जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, वहां पे क्या होता है, मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण क्या होता है, यहां पे हाई टाइड होता है। सेम वे यहां पे जो एग्जैक्टली मून के ऑपोजिट साइड है, वहां पे क्या होता है, लो टाइड। लो टाइड का रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, लेस